डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको कोई ना कोई रहस्य ऐसा मिल जाएगा जिसे आप सुलझा नहीं पाएंगे। चाहे वो पर्वत हो या नदियां, भारत की भूमि में ऐसे कई रहस्य हैं जिसे हम सुलझा तो क्या, समझ भी नहीं सकते और किसी को बता भी नहीं सकते। हम भी उस पर तब तक यकीन नहीं करते जब तक उसका सामना ना करना पड़े, और जब हम उसका सामना कर लेते हैं तो हमें भी उस पर यकीन हो जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है और मैं अपने 3 दोस्तों के साथ पर्वतारोहण के लिए जाता हूँ। मैं कई छोटे पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर चुका हूँ और कई ऐसी जगहों पर जा चुका हूँ जहाँ पर जाना आसान नहीं समझा जाता। ये बात तब की है जब हम चारों दोस्त एक ऐसे पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने लगे थे जिसे असंभव कहा जाता है। जी हाँ, कैलाश पर्वत। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ, जो थे सुनील, राजीव और रश्मि, ये तीनों मेरे साथ कैलाश पर्वत पर चुपके से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हम कई ऐसे पर्वतों पर जा चुके थे जहां पर कोई नहीं जा सकता था। हमने कैलाश पर्वत के बारे में शुरू से ही सोचकर रखा था कि जब हम इस पर चढ़ने लायक हो जाएंगे तो जरूर चढ़ेंगे। वैसे हम पाकिस्तान के K2 पर्वत को भी फतेह कर चुके थे, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर जाने का मौका हमें नहीं मिला था। हम सोच रहे थे कैलाश पर्वत पर जाने के बाद हम माउंट एवरेस्ट पर जरूर जाएंगे, लेकिन शायद ये हमारी गलती थी। हमने चाइना की अथॉरिटी से काफी बार मांग की कि हम इस पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें इस पर चढ़ने की परमिशन नहीं मिल रही थी। हमें पता था हमें परमिशन के साथ इस पर चढ़ने का मौका कभी नहीं मिलेगा, तो हम बचते बचाते अपना पूरा सामान लेकर इसके एक तरफ पहुंच गए थे। इसी तरफ से चढ़ा जा सकता था क्योंकि दूसरी तरफ से ये पहाड़ बिल्कुल सपाट था। इतनी ऊंचाई पर चढ़ना आसान नहीं था। इस 6,638 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ना हमारे लिए आसान काम नहीं होने वाला था, लेकिन हमें यहां पर चढ़ना शुरू करना ही था। बचते बचाते हम इस पर्वत के इस कोने तक पहुंच आए थे और यहां पर तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वैसे इस पर्वत पर चढ़ना बैन बताया गया था, लेकिन हमें इसको फतेह करना था। हम अपने सर पर कैमरा लगाकर इस पर चढ़ना शुरू करने वाले थे। हमारे हाथों में कई कैमरे थे। हम ये सोचकर बैठे थे कि जब हम इसको फतेह कर लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। सब लोग यही सोचेंगे कि हमने इसे फतेह कर लिया, और ऊपर शायद हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे दुनिया हैरान हो जाए। वैसे भी हम चारों कोई धार्मिक इंसान नहीं हैं। हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते। हम सोचा करते थे ये साधारण पर्वत है और सिर्फ धार्मिक महत्व होने के कारण इस पर चढ़ने नहीं दिया जाता। आज हम इस पर चढ़कर सबको गलत साबित करने वाले थे। ये पहला दिन था और हमने चढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे थे क्योंकि इस पर आगे बर्फ पड़ी हुई थी। बर्फ पर आगे बढ़ना काफी मुश्किल होता है और हमारे पास हर तरह के औजार थे। हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे थे और हमने सोचा था कि हम कम से कम 3 दिनों में इसे फतेह करेंगे। हम खाना भी पूरा साथ लेकर आए थे और यही सोचकर आए थे कि आराम से ही ऊपर जाएंगे। यहाँ पर कई घुमाव आने वाले थे और इस पर चढ़ना काफी मुश्किल होने वाला था। पहले घुमाव निकलते निकलते हमारी सांस फूलने लगी थी। सच में ही इस पर चढ़ना काफी मुश्किल था। हम काफी आगे चढ़कर एक चट्टान पर रुक गए और पानी पीने लगे। हम एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। हम ये देख रहे थे कि कैमरे में सब कुछ आ रहा है या नहीं। यहाँ पर भी हमने एक कैमरा लगाया और हम ऊपर की तस्वीरें लेने लगे।
नीचे से इस पर्वत के घुमाव नजर नहीं आते, लेकिन इतना ऊपर चढ़कर इसके घुमाव बहुत ही आसानी से नजर आ रहे थे। ये काफी ऊंचा पर्वत था जो एक तरफ से बिल्कुल ऊंचा नहीं लगता। हमने इस पर्वत की कई कहानियां सुनी थी, कई रहस्य सुने थे और उन रहस्यों को सुनकर हमारी हंसी निकल जाती थी। क्या ये भी सच होता है? अरे झूठ ही होगा। इस पर आज हम चढ़ ही जाएंगे। उस चट्टान के पास हमने काफी देर तक रेस्ट की और वहां पर बहुत सारी बातें की। इतनी चढ़ाई कितनी आसानी से निकल गई, हम तो ये सोच रहे थे कि हम तो 2 दिन में ही इसे फतेह कर देंगे। लेकिन उस चट्टान पर रेस्ट करने के बाद जैसे ही हमने आगे बढ़ना शुरू किया तो हमारी सेहत जैसे बिगड़ना शुरू हो गई। रश्मि सबसे पहले बीमार होना शुरू हो गई थी। उसे इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि वो कंपकपा रही थी। हमारे पास कई कपड़े थे, हमने कई कंबल लिए हुए थे जो वाटरप्रूफ थे। हमने उसे रश्मि पर ओढ़ दिया, लेकिन रश्मि फिर भी कंपकपाती जा रही थी। हम उसको कह रहे थे कि अगर उसकी सेहत सही नहीं है तो उसका वापस जाना ही सही होगा, लेकिन वो कह रही थी कि उसे भी ऊपर जाना है। उसकी सेहत पहले बहुत सही थी, लेकिन अब से ही थोड़ा सा खराब होनी शुरू हो गई है। वो इसे संभाल लेगी। उसने एक मेडिसिन खाई और वो हमारे साथ ही आगे बढ़ने लगी। आगे जाकर जैसे हम सबको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। हमने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे हैं, इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड नहीं लगती। हमारे लिए टेम्परेचर जैसे -20 से भी ज्यादा कम हो गया था, लेकिन हम टेम्परेचर मीटर में देख रहे थे, यहां पर तो -5 ही था। इतनी ज्यादा ठंड कैसे थी जो हमारी हड्डियों तक को कंपकपा रही थी। हमारे लिए ये अनुभव काफी मुश्किल था। शायद यहां पर ऐसा ही होता हो। ठंडी हवाएं हमारे शरीर को जैसे चीरती जा रही थी। हमारी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर इतनी ठंड कोई कैसे सह सकता है? यहां पर काफी मुश्किल थी, लेकिन हम आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे हमारे कदम चलते हमारे शरीर में गर्मी आती और हम और तेज होने की कोशिश करते, लेकिन पहाड़ के ऊपर को चढ़ना इतना आसान नहीं होता। हम सब ठंड के मारे बहुत ज्यादा कांप रहे थे और काफी देर तक चलते चलते अब हमें भूख भी लगना शुरू हो गई थी। यहाँ पर रुकने की कोई जगह नहीं थी और हमें यही पता नहीं लग रहा था कि यहाँ पर हम रुके कहाँ पर। हमें ये भी पता नहीं था कि क्या यहाँ पर टेंट लगेगा। हमने यही सोचा हुआ था कि रात होने से पहले हमें सही जगह पर टेंट लगाना है, जहाँ पर ज्यादा हवा ना आती हो और ना ही वहाँ पर बर्फ गिरने का खतरा हो। भूस्खलन बर्फ पर बहुत ज्यादा होता है और जब ऊंचाई से बर्फ नीचे की तरफ आती है तो अपने साथ सबको बहा कर ले जाती है। हम ऐसी जगह पर नहीं रुकना चाहते थे जहां रात को बर्फ नीचे गिर सके। अगर हम ऐसी जगह पर फंस जाते तो यकीनन ही हम सब मरते। हमें एक चट्टान मिली जहां पर बर्फ नहीं थी। उसके बीच एक गुफा सी बनी हुई थी। हमें वो गुफा बहुत ही सही लगी। वो थोड़ी सी बर्फ को हटाने पर ही हमारे सामने आ गई थी। हमारे लिए वहां पर रुकने के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध था। हम वहां पर आराम कर सकते थे, लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी और हमें आगे जाना था। अब हमें एक ऐसा डिसीजन लेना था कि हम यहाँ पर रुकें या आगे जाएं। वक्त शायद शाम के 4 बजे का था और हम 2-3 घंटे रोशनी में और आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आगे जाकर हमें ऐसी अच्छी जगह मिलती या नहीं ये हमें पता नहीं था। हमने आखिरकार ये डिसीजन लिया कि आज हम यहीं पर रुकेंगे। ऐसी गुफा आखिर किसको मिलती है? अब ये डिसीजन लेने के बाद हमें गुफा के अंदर जाना था। जैसे ही हम उसके अंदर गए, उसके अंदर जैसे कई सारी कलाकृतियां की गई थी। वहां पर जैसे उकेरा गया था, पत्थरों को उकेर कर उन पर आकृतियां बनी हुई थी और ये आकृतियां जानी पहचानी लग रही थी। ये आकृतियां देवी देवताओं की थी, लेकिन काफी अलग। हमें किताबों में ऐसी आकृतियां देखने को नहीं मिलती। उस पर कई पुराणों की कहानियां उकेरी गई थी। उस पर हमने समुद्र मंथन की एक कलाकृति देखी। इसी के साथ इंद्रदेव के धरती पर आने की कलाकृति भी बनाई गई थी। भगवान विष्णु की कई कलाकृतियां यहां पर बनाई गई थी, लेकिन एक कलाकृति हमारे लिए काफी अजीब थी। हमने वैसी आकृति कभी नहीं देखी थी। उसमें एक राक्षस कैलाश पर्वत पर चढ़ता हुआ बताया गया था।
उसकी शक्तियां काफी ज्यादा थी, इसीलिए उसके आसपास कई छोटे छोटे बिंदु बनाए गए थे। देवताओं का उसके साथ युद्ध बताया गया था। वो राक्षस शायद कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और देवता शायद उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसकी शक्तियां काफी बड़ी दिख रही थी, इसीलिए सब देवता उस अकेले से लड़ रहे थे। उसके बाद वाली आकृति में वो राक्षस और भी ज्यादा शक्तिशाली बताया जा रहा था। उसके बाद सब देवता उसके आगे नतमस्तक दिख रहे थे। शायद उसने ऐसी शक्तियां पाली होगी कि देवताओं को भी हरा दिया होगा, लेकिन हमने ऐसी कथा किसी पुराण में नहीं सुनी थी। लेकिन उसके बाद वाली कलाकृति थोड़ी सी पहचानी लग रही थी। कैलाश पर्वत पर एक तीसरी आंख दिखाई दे रही थी, जिसकी शक्तियां उस राक्षस पर पड़ रही थी। वो राक्षस भस्म हो गया था और देवता फूल बरसा रहे थे। हमने ऐसी कथाएं पुराणों में बहुत बार सुनी थी। हम इस पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन इतनी ऊपर ये कलाकृतियां नई नहीं लग रही थी। ये काफी प्राचीन लग रही थी। शायद इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता हो। वैसे भी कैलाश पर्वत पर ऐसी गुफा में शायद ही कोई आया हो। इन आकृतियों में इस पर्वत को ऐसी शक्ति दिखाया गया है जिसके पार नहीं जाया जा सकता। उस राक्षस की अपार शक्तियों को भी तीसरी आंख ने भस्म कर दिया था। हमने भगवान शिव की कई कथाएं सुनी थी। शायद ये भगवान शिव ही होंगे जिन्होंने भस्म किया होगा, लेकिन उसमें भगवान शिव की आकृति नहीं दिखाई थी, बल्कि तीसरी आंख ही दिखाई थी। यकीनन ये भगवान शिव ही तो होंगे। हम इसी तरह से बातें कर रहे थे और उस गुफा में आग जलाकर रात होने का इंतजार कर रहे थे। हमने हर आकृति की तस्वीर ली। यकीनन ये भी तो कीमती हैं। शायद ये काफी हजार साल पुरानी कलाकृतियां हों। शायद ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाएं। ये हमारे लिए फायदे का ही सौदा था। हमने उस गुफा की पूरी वीडियो बना ली थी और वहां पर ही सोने का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे एक एक करके शायद हम सबको नींद आ गई। अगली सुबह जब रोशनी पड़ी तभी हमारी आंख खुली और अब हम बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे। रात को भी हम उन्हीं कपड़ों में वैसे ही सो गए थे ताकि सुबह जल्दी ही आगे बढ़ पाएं। वैसे भी हमारे जूते गीले नहीं हुए थे। आज हमें आगे बढ़ना था और हम जैसे ही उस गुफा से बाहर निकले तो हमारे पैर और हाथ दर्द कर रहे थे। दस्तानों में हमारे हाथों में दर्द हो रहा था, जबकि जूतों में सब यही कह रहे थे कि पैरों में काफी ज्यादा दर्द है। ये हैरानी वाली बात थी, क्योंकि कल हम ज्यादा नहीं चले थे और इससे ज्यादा चलने की हम सबको आदत है, लेकिन आज पैर इस तरह से नजर आ रहे हैं जैसे आगे कुछ बड़ा हुआ है। हमारे पैर नाखूनों से दर्द कर रहे थे, जैसे उनकी चोट किसी पत्थर से हुई हो। ये थोड़ा अलग था। हम सब ने उसी गुफा में रुककर थोड़ा सा चेक करने की कोशिश की। हम सब ने अपने जूते निकाले तो हम सबके होश उड़ गए। हम सबके नाखून 2 से 3 इंच तक बड़े हुए थे और वो मुड़े हुए थे। एक रात में 3 इंच तक नाखूनों का बढ़ना कोई आम बात नहीं है। ये हमारे लिए कुछ नया था। इस पर्वत पर ऐसा हमने पहले भी सुना था, लेकिन हम इस पर यकीन नहीं करते थे। हमारी आंखों के सामने सबूत था। हम सबके नाखून हाथों और पैरों से इतने ज्यादा बड़े हुए थे जैसे बहुत समय निकल गया हो। लेकिन हमने घड़ी चेक की तो सिर्फ एक ही रात तो निकली थी। यकीनन हम इतना ही तो सोए थे, लेकिन नाखून इतने ज्यादा बड़े हुए थे कि हम सब हैरान थे। हमारे बाल भी काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और मैंने देखा मेरी दाढ़ी भी काफी बड़ी हुई थी। हम सब ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत दिनों से इस पर्वत पर हों, लेकिन ये सिर्फ एक ही दिन में हो गया था। हम जानते थे ये पर्वत साधारण नहीं है और हमें अब आगे बढ़ना था। अब यहाँ पर चढ़ाई काफी तीखी थी और हमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ना था। लेकिन आज सबसे ज्यादा परेशानी तो रश्मि को हो रही थी। वो ज्यादा बीमार लग रही थी। उसका चलना बहुत मुश्किल लग रहा था और वो बार बार रुक कर बैठ रही थी। वो बार बार कह रही थी, इस पर्वत पर चढ़ना मेरे लिए आसान नहीं होगा। उसका हम जैसे ही टेम्परेचर चेक करते तो वो साधारण ही आता, लेकिन वो कहती कि मैं बीमार हूँ
मुझे ठंड लग रही है और चढ़ना बहुत मुश्किल है। हमें पता था वो आगे नहीं बढ़ सकती। जब हमारी हिम्मत टूट जाती है तो हमें रुकना पड़ता है। हमारे साथ ऐसा कई पर्वतों पर हो चुका था। जब हमारी हिम्मत टूट जाती तो हम वहां से वापस आ जाते और जो ऊपर चढ़ना चाहता वो जा सकता था। रश्मि को वापस मुड़ना था और वापस जाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, सिर्फ ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। रश्मि अकेली वापस जा रही थी और नीचे एक और टीम थी जो हमारी सेहत का ध्यान रखती। ये 2 लोग थे जो हमने इसीलिए रखे हुए थे ताकि जब भी कोई वापस आए तो उसे मेडिकल इमरजेंसी में भेजा जाए, उसकी सेहत का ध्यान रखा जाए, लेकिन इस बात को भी गुप्त रखा जाए। रश्मि वापस जा रही थी और अब हम 3 उस पर्वत को फतेह करने की जिद लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। आज हमें भी काफी मुश्किल हो रही थी। ये ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमें सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। हम जानते थे पर्वतों पर सांस लेना मुश्किल होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की काफी कमी होती है, लेकिन सांस इतनी फूलेगी हमें नहीं पता था। यही तो कारण होता है कि इतनी ऊंचाई पर इतनी आसानी से नहीं चढ़ा जाता। सांस फूलती है और ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में नहीं पहुंचती, आपको जोर लगाने में मुश्किल होती है, आप कदम भी बड़े बड़े नहीं भर सकते और आप अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी सांस ज्यादा फूलेगी और आप सांस नहीं ले पाओगे। ऐसा एहसास होगा जैसे किसी ने आपका गला घोंटा हो। हम इसी तरह से घुटे हुए गले लेकर आगे बढ़ रहे थे। सांस मुश्किल से आ रही थी, लेकिन हमें आगे बढ़ना था। हम अब एक जगह पर रुक गए थे जहां पर हमें खाना खाना था। यहां हमने अपना खाना खोला तो हम सब हैरान। सारा खाना सड़ा हुआ था, लेकिन उसमें कीड़े नहीं पड़े हुए थे, जैसे वो बहुत पुराना खाना हो। वो खाना इस तरह से सड़ गया था कि दुर्गंध मार रहा था। हमने हर डिब्बे को खोला, हमने हर बने हुए खाने को देखा, लेकिन वो खाने लायक नहीं था। ये काफी अलग सा था। हर तरह का खाना सड़ चुका था सिवाय सब्जियों और फलों के। जैसे कुदरत अपनी चीजों को बचा रही थी और बना हुआ सारा खाना जैसे खराब हो चुका था। आखिर कैसे वो फल सब्जियां भी तो उसी समय के थे जिसके वो बनी हुई चीजें खराब हो चुकी थी और ताजी चीजें वैसी की वैसी ही थी। हम भी वैसे ताजा चीजों को ज्यादा लेकर आए थे, इसीलिए परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे स्वभाव हमें ज्यादा परेशान कर रहे थे। सुनील बार बार अपनी बीवी को याद कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। वो हर 5 मिनट में यही कह रहा था, क्या हम वापस पहुंच पाएंगे? क्या मैं अपने परिवार को मिल पाऊंगा? उसकी बातें हमें मायूस कर रही थी, लेकिन ये इतना खतरनाक पहाड़ थोड़ी ना है। हम यहाँ पर जिंदा ही जाएंगे और जिंदा ही आएंगे। हमने बहुत ही मुश्किल पहाड़ भी चढ़े हैं और बहुत ही सीधी चढ़ाई भी चढ़ी है। वहां पर हमें जान का खतरा तक होता है, लेकिन हम इस तरह से कभी नहीं डरते। मानसिक तौर पर इतना शक्तिशाली सुनील आज जैसे लड़खड़ा रहा था। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद आगे चलने पर वो अजीब सी हरकतें करने लगा। वो कहने लगा, वो देखो मेरी बीवी, वो देखो पिताजी यहीं पर खड़े हैं। वो ऐसी बातें कर रहा था जैसे कुछ अलग ही नजर आ रहा हो, लेकिन हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस उस अकेले को नजर आ रहा था। लेकिन कैसे? क्या उसे भ्रम हो रहे थे? क्या सच में ये भ्रम इस पर्वत के कारण हो रहे थे? काफी देर तक ऐसे ही करने के बाद हम जान गए थे सुनील अब आगे नहीं जा सकता। मुझे और राजन को ही आगे जाना होगा। सुनील तो वहां बैठे बैठे रोई जा रहा था। वो बार बार कह रहा था कि वो वापस नहीं पहुंच पाएगा और उसकी जान यहीं पर जाएगी। वो भगवान को याद कर रहा था। तब हमने महसूस किया उसे साथ नहीं ले जाना चाहिए। हमने उसे वापस ही भेज दिया और उसको ज्यादा खाना दे दिया ताकि वो ज्यादा घबराए ना। वो पीछे की तरफ जा रहा था और हम वहीं पर बैठे पानी पी रहे थे और उसको जाते हुए देख रहे थे। एक घुमाव के पार वो जैसे ही पहुंचा, अब हमें आगे पहुंचना था, हमें आगे चलना था। हम जानते थे वो धीरे धीरे नीचे पहुंच ही जाएगा। राजन की नजरें मुझ पर थी और मैं राजन को देख रहा था। हम जानते थे
ये चढ़ाई आसान नहीं होने वाली। हमारे 2 खिलाड़ी इस चढ़ाई से वापस जा चुके हैं और अब हम दोनों की हिम्मत का इम्तिहान था। क्या हम इस पर चढ़ सकते थे? क्या आज हम इसे फतेह कर सकते थे? हमारी आंखों में वो आग थी जो इस पर्वत को फतेह किए बिना ठंडी नहीं होने वाली थी। मैं और राजन आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हमारी टांगें जवाब दे रही थी, हमारे हाथ भी थकने लगे थे। हम उस कुल्हाड़ी को बार बार मारकर उससे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ थी और हमारे पैर उन बर्फ में दबते जा रहे थे। यहाँ काफी मुश्किल थी, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने पर हमें और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इतनी ऊपर बहुत ज्यादा ठंड होती है, लेकिन यहाँ के हालात बदल चुके थे। यहाँ पर तो गर्मी बढ़ती जा रही थी। आखिर पर्वत पर इतनी गर्मी नहीं होती। हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं ठंड उतनी ज्यादा बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मी कि हम सह नहीं सकते थे। हमने ठंड वाले कपड़े पहने हुए थे जो धीरे धीरे उतरते जा रहे थे। हमें मरना थोड़ी ना था। हमने ऐसे कपड़े पहने थे जिसमें गर्मी बिल्कुल दब सी जाती है, और यहाँ पर इतनी गर्मी थी कि हम सह नहीं सकते थे। धीरे धीरे हम कपड़े उतारकर ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर राजन को परेशानी होने लगी। उसकी सांस ज्यादा फूलने लगी और वो बार बार कह रहा था कि मेरा सर फटने को आ रहा है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी आने को कर रही है। मैं भी उसको बार बार कह रहा था कि ज्यादा दूर नहीं जाना, चलो मेरे साथ, इसे हम दोनों फतेह कर ही लेंगे। लेकिन अब राजन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और वो कह रहा था मुझे नीचे जाना होगा, मुझे जल्दी नीचे जाना है। और मैं उसको कहने लगा कि ठीक है, मैं अकेला ही ऊपर जाता हूं, तुम नीचे जा सकते हो। लेकिन उसके कदम नीचे की तरफ नहीं बल्कि उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा रहे थे। वो उस पहाड़ी की तरफ जा रहा था जहां से नीचे पूरी की पूरी खाई थी। वो वहां से कूदना चाहता था। वो कह रहा था मुझे जल्दी जाना है, मुझे नीचे जल्दी जाना है। वो उस पहाड़ी से कूदना चाहता था। मैंने उसको पीछे से पकड़ रखा था और वो मुझे बार बार धक्का दे रहा था और वो बार बार कह रहा था मुझे नीचे जल्दी जाना है, ये सबसे आसान रास्ता है, यहां से कूदूंगा सीधा नीचे पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं जानता था ये उसकी जान के लिए खतरा है। मैंने उसको घसीटा और मैं बिल्कुल बीच में ले आया। यहां पर उसको मैंने 2-3 झापड़ दिए और शायद तब उसे होश आया, और तब मैंने उसे कहा तुम ऊपर नहीं जा सकती, यहां से चलकर नीचे जाओ और ऐसा कुछ करने की गलती मत करना। अब राजन धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा था और मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ था। वो दोबारा ऐसी बेवकूफी तो नहीं करने वाला। आखिर उसे नीचे पहुंचना है या ऊपर? आखिर वो मरना ही क्यों चाहता है? जैसे ही उसने उस घुमाव को पार किया, वो मुझे दिखना बंद हो गया। अब उसे अकेले ही नीचे जाना था और मेरा काम इस पर्वत को फतेह करना था। मैं जानता था अब ये काम कुछ घंटों का है और मुझे आज इसे फतेह करने की कोशिश करनी ही होगी। मैं अकेले ही आगे की तरफ बढ़ने लगा और अब अंधेरा होने वाला था और मुझे यहाँ पर टेंट लगाना था। लेकिन मेरी नजर आगे एक रोशनी पर पड़ी। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। मैं देखना चाहता था आखिर यहाँ रोशनी कहाँ से आ रही है, और मैंने देखा वहां पर एक दुकान थी जिसमें एक बल्ब लगा हुआ था। क्या मुझे भ्रम हो रहा था? आखिर इस पर्वत पर एक दुकान कैसे हो सकती है? मैंने अपनी आंखों को बार बार मला और वो दुकान सच में मेरे सामने थी। उस पर बहुत सारा खाने का सामान था। मैं हैरान और परेशान, आखिर ये कैसे हो सकता है? ऐसी जगह पर ऐसी दुकान कैसे हो सकती है? मैं जैसे ही आगे बढ़ता गया तो वहां पर मुझे बहुत सारी दुकानें नजर आईं। वहां पर तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मैं हैरान और परेशान, क्या यहां पर लोग पहुंच जाते हैं? लेकिन कैसे? ये लोग कहां से आए हैं? मेरी हैरानी का कोई सबब नहीं था। मेरी हैरानी बढ़ती जा रही थी और मैं उन दुकानों को देखता जा रहा था। मैं उन दुकानों को पहचानता था। ये तो शिमला के माल रोड की दुकानें हैं
और मुझे माल रोड पूरा का पूरा नजर आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं शिमला में पहुंच गया था? कैलाश पर्वत से शिमला शायद कई 100 किलोमीटर का सफर है, लेकिन ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं वहां पर ही हूं। वहां कई लोग थे। मैंने यहां लोगों को जैसे ही बुलाने की कोशिश की तो किसी का ध्यान मुझ पर नहीं था। मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा था, जैसे मेरा कोई अस्तित्व नहीं हो। मैंने हर किसी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी बुला नहीं पाया। मैंने कई चीज़ों को उठाने की कोशिश की और मैं जैसे ही उसे हाथ लगाता तो मेरे हाथ में सिर्फ बर्फ आती। काफ़ी देर तक ऐसे ही करने के बाद मैं समझ गया था, ये मेरा भ्रम है, इसीलिए हर चीज़ बर्फ की बनती जा रही है। ये सब मुझे नज़र आ रहा है, असल में ये है ही नहीं। मेरा दिमाग मुझसे झूठ बोल रहा था। मुझे आगे जाना ही था, यहाँ रुकना नहीं था। अगर मैं गलती से भी इसे कोई कमरा समझकर रुक जाता तो शायद आज की रात मेरी आखिरी रात होती। मैंने वहां एक पत्थर के पास एक छोटी सी जगह देखी। मैंने उसे हाथ लगाया और मेरे हाथ में कोई बर्फ नहीं आई। मैं जानता था मुझे यहाँ रुकना होगा। मैंने वहां पर टेंट लगाया और मैं उसके बीच में छिप गया। मुझे गर्मी लग रही थी। मैं जानता था ये भ्रम है और यहाँ पर शायद इस रात को निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता था। पूरी रात टेंट के बाहर रोशनियां पड़ती रही और मुझे काले साए नजर आते रहे। मैं डरता हुआ इस रात को गुजारना चाहता था। मैं जानता था इस पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं कि आप इसे फतेह नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। शायद इसे फतेह कर कर मैं फेमस हो जाऊं, शायद मेरा नाम हो जाए। यही चीज मुझे आगे बढ़ाती जा रही थी, वरना मैं कब का मुड़ चुका होता। मैं जानता हूं मौत का खतरा है, मैं इसे शायद पार ना कर पाऊं और कहीं रास्ते में ही मर जाऊं, लेकिन मेरी कोशिश तो पूरी होगी। मेरी टांगों में जितनी जान है मैं उसे लगा दूंगा और इसे फतेह कर कर ही रहूंगा। मेरे पास पूरी फुटेज होगी, मैं फेमस हो जाऊंगा, पहला इंसान जो कैलाश पर्वत पर चढ़ सका। ये खुशी मेरे अंदर उस रात जागती रही और अगली सुबह वहां कोई दुकान नहीं थी, वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ। उस शाम मुझे यहाँ माल रोड नजर आया था, आज तो यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। बस थोड़ा सा सफर, अब मुझे आगे बढ़ना था, इसे फतेह करना ही था। और मैंने आगे कुछ साधु देखे जो नीचे की तरफ उतर कर आ रहे थे। मैं नहीं जानता कि ये मेरे दिमाग का भ्रम था या सच, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर किया और मैं आगे बढ़ता गया। उनकी नज़र मुझ पर पड़ रही थी और मैं बस आगे की तरफ देखता हुआ उस पर्वत के ऊपर तक जाना चाहता था। मैं वहाँ अपना एक झंडा लगाना चाहता था, मैं उसे जीत पाना चाहता था। वैसे भी मेरे सर के ऊपर एक कैमरा लगा था, ये सब उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा। यकीनन बाद में मैं फुटेज देखूंगा तो मुझे ये सब नजर आएगा। यकीनन कमाल हो जाएगा और मैं फेमस तो होने ही वाला हूँ। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हुई होंगी जिसे देखकर सारी दुनिया पागल हो जाएगी और मेरे पीछे ही घूमेगी। इस पर्वत का शिखर शायद 100 मीटर की दूरी पर था और वो मुझे नजर आ रहा था। मुझे वहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे थे। मेरी सेहत बहुत ज़्यादा खराब थी और मैं जानता था मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन मुझे इस चढ़ाई पर चढ़ना था। अगर मैं मरता भी तो इसके शिखर पर मरता और यकीनन मैं पहला इंसान बन जाता जो इसे फतेह कर पाया। और मैं इसी जोश के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे पता नहीं वो भ्रम था या सच। मुझे वहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे थे। उसके शिखर पर, उसके पीछे मंदिर की घंटियां बज रही थी। क्या ये सच है? सच में ये कैलाश का द्वार है? क्या मैं उस द्वार पर पहुंच गया था जहां से मैं दूसरी दुनिया में जा सकता हूं? ये तो सच निकला। सच में हमारे पुराणों में कैलाश पर्वत के बारे में ऐसा लिखा है। ये तो सच में कुछ ऐसा ही है। ये लोग क्या हैं? क्या ये देवता हैं? मैं आगे बढ़ता हुआ वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जैसे ही वहां पहुंचा मेरे होश उड़ गए।
ये कोई और नहीं, सुनील, रश्मि और राजन थे। उनके पीछे कई लोग खड़े हुए थे और वहां एम्बुलेंस की आवाजें आ रही थी। यहां पर कोई मंदिर नहीं था। क्या ये मेरा भ्रम था? लेकिन ये तो पर्वत का शिखर नहीं बल्कि इसकी शुरुआत थी। वो मेरी तरफ देखकर मायूस थे। तुम भी वापस आ गए? इसे सुनकर मैं काफी गुस्से में था। मैं वापस नहीं आया, मैं तो इसे फतेह कर चुका था। लेकिन मैं नीचे कैसे आ गया? मैं तो इसके शिखर पर था। हर कोई मेरी तरफ देखकर हैरान, और मेरी सेहत इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे एम्बुलेंस में बैठना था। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मेरे सर और दाढ़ी के बाल इतने बढ़ चुके थे जैसे मैं महीनों इस पर्वत पर चढ़ रहा हूं। मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरा शरीर भी सूख चुका था, जैसे मैंने कई दिनों से खाना ना खाया हो। उस एम्बुलेंस में मुझे एक अस्पताल में ले जाया गया और 2 दिन तक मुझे बिल्कुल अलग रखा गया। तीसरे दिन सब मुझसे मिलने आए और तब मेरी सबसे बात हुई। सबने यही बताया कि इस पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है। मैं भी इसको फतेह नहीं कर पाया था और दिशा भ्रम के कारण शायद मैं नीचे की तरफ ही आता रहा। लेकिन ये कब हुआ? यकीनन रिकॉर्ड तो हुआ होगा। कमाल की बात है, रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है। और मैंने रश्मि को कहा, रिकॉर्डिंग्स देखो। तो उसने लैपटॉप मेरे सामने कर दिया। उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सिर्फ अंधेरा। पूरी रिकॉर्डिंग में 3 दिन की रिकॉर्डिंग सिर्फ काली, कुछ भी नहीं। मैंने कहा, तुम सबकी रिकॉर्डिंग में कुछ तो होगा, शायद मेरा कैमरा खराब हो गया होगा। तो उन्होंने भी बताया, उनकी रिकॉर्डिंग इस पर्वत के ऊपर चढ़ते ही काली हो गई। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। उस अस्पताल से मुझे तीसरे दिन छुट्टी मिली और मैं दोबारा कैलाश पर्वत के बिल्कुल एक छोर पर खड़ा उसे निहारता जा रहा था। मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए, क्योंकि मैं जानता था इस पर्वत को फतेह नहीं किया जा सकता। और मैं इतने दिनों की मेहनत के बाद भी यहीं नीचे खड़ा इसे निहारता जा रहा था। हम जब भी किसी पर्वत को फतेह नहीं कर पाते तो शर्मिंदे होकर सामने खड़े होते हैं, लेकिन सच में इस पर्वत के आगे खड़ा होकर मैं शर्मिंदा महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं जानता था मैं किसी साधारण पर्वत से नहीं हारा था। मैं एक ऐसी शक्ति से हारा था जिसे शायद दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती।